देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, दूसरे ग्रहों के समान हमारी पृथ्वी भी दो प्रकार की गतियां करती है। एक तो घूर्णन गति, जिसको घूर्णन गति या फिर परिभ्रमण गति कहते हैं, और दूसरी होती है परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति में क्या होता है? घूर्णन गति में पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर निरंतर रोटेट करती है, निरंतर घूमती है और लगभग 24 घंटे में यह एक चक्कर पूरा करती है। इसे घूर्णन कहते हैं। देखिए, पृथ्वी का जो अक्ष है बिल्कुल लंबवत नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा झुका हुआ है। तो पृथ्वी का अक्ष जो है उसके कक्षा तल पर बने लंब से 3.5 डिग्री झुका हुआ है। देखिए, पृथ्वी का जो कक्षीय समतल पर लंब है, इससे पृथ्वी का अक्ष कितना झुका हुआ है? 3.5 डिग्री। यानी कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी का जो अक्ष है पृथ्वी के कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए, दोनों ही बातें एक हैं। यहाँ पर अगर हम इसके कक्षीय समतल पर बने लंब से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे कोण कितने का बनेगा? 23.5 का बनेगा। और यहाँ पर अगर हम इसके कक्षा तल के आधार से इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर कोण बनेगा 66.5 डिग्री। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो कोण होता है ये समकोण होता है, और ये समकोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो आपने जैसा कि अभी जाना है कि पृथ्वी का जो अक्ष है कक्षीय समतल पर बने लंब से 3.5 डिग्री झुका हुआ है। तो 3.5 डिग्री झुका होने की वजह से इसका जो तल से जो कोण बनेगा, तल से कोण बनेगा 66.5 डिग्री अंश। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसे पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कहते हैं। और इस अक्ष के उत्तरी सिरे पर उत्तरी ध्रुव मौजूद है और दक्षिणी सिरे पर दक्षिणी ध्रुव। जैसा कि आप जान पा रहे हैं कि ये आपका उत्तरी ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। तो यहां तक बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। देखिए, पृथ्वी जो है ऊष्मा और प्रकाश जो है सूर्य से प्राप्त करती है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, पृथ्वी की आकृति जो है गोले के समान है। अपने अक्ष पर घूमते समय इसका आधा भाग जो है सूर्य के प्रकाश में रहता है और आधा भाग जो है अंधेरे में रहता है। जैसा कि आप यहाँ पर एनिमेशन वाली इमेज में देख पा रहे हैं, मैंने इसी वजह से इमेज लगाई है। यहाँ पर आपका क्या है? सूरज है, सन है, और इधर आपकी पृथ्वी है। तो आप देख पा रहे हैं पृथ्वी का जो आधा भाग है इस पर रोशनी पड़ रही है और बाद बाकी जो आधा भाग है ये अंधेरे में है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण इसके सभी भागों में क्रम से दिन और रात होते हैं। यानी पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की वजह से ही दिन और रात में परिवर्तन आता है। अब मान लीजिए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देती है तो आप ये पाएंगे पृथ्वी का आधा भाग सदैव प्रकाशमान रह जाएगा और आधे भाग में सदैव के लिए अंधकार हो जाएगा। तो दिन और रात में जो परिवर्तन होता है वो पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन की वजह से होता है। ये बात आपको याद रखनी है। आगे यहाँ बताया गया कि ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर आधे भाग में प्रकाश है और आधे भाग में अंधकार है। तो यहाँ पर जो प्रकाश और अंधकार वाले पार्ट को विभाजित करने वाला जो व्रत है इसको प्रदीप्त व्रत कहते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रदीप्त व्रत जो है अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा कि अभी मैंने आपको आगे बताया था कि पृथ्वी का जो अक्ष है इसके कक्षीय तल पर बने लंब से 6.5 डिग्री का कोण बनाता है और इसकी वजह से हल्का ये तिरछा है, हल्की सी पृथ्वी जो झुकी हुई है। तो प्रदीप्त व्रत जो है बिल्कुल इसके अक्ष के समानांतर नहीं है, अक्ष से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि अक्ष से थोड़ा सा पीछे हटके है। तो बात आपको ये याद रखनी है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर जो रोटेशन करती है इसको पृथ्वी दिन कहते हैं और यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। अब है आपका परिक्रमण गति। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। यहाँ पर मैंने एनिमेशन वाली इमेज लगाई है जिससे कि आप देख पा रहे होंगे कैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती हुई लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से या गति से सूर्य की परिक्रमा करती है। इसे एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। पृथ्वी की ये जो वार्षिक गति है इसको परिक्रमण कहते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, एक साल 365 दिन का लेते हैं, 6 घंटे को स्किप कर देते हैं और 6 घंटे को हम बाद में कैलकुलेट करते हैं। यानी हम लोग सुविधा के लिए हम लोग एक वर्ष में 365 दिन काउंट करते हैं और बाद बाकी जो 6 घंटे होते हैं इनको छोड़ देते हैं। इस प्रकार क्या होता है, इस प्रकार 4 सालों के भीतर 6 घंटे मिलकर 6 गुणा 4 होकर क्या हो जाता है, 24 घंटा बन जाता है। 24 घंटे का मतलब हो गया कि पूरा एक दिन बन जाता है। यानी इस प्रकार 4 वर्षों में 24 घंटे अथवा एक दिन का अंतर होता है। इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में हम एक अतिरिक्त दिन जोड़ देते हैं। तो इस अतिरिक्त दिन को जोड़ने की वजह से जो चौथा वर्ष होता है उसमें 366 दिन हो जाते हैं। इसी वजह से जो चौथा वाला जो वर्ष होता है इसे अधिवर्ष या लीप वर्ष कहा जाता है। और अतिरिक्त दिन कहाँ पे जोड़ते हैं? अतिरिक्त दिन को हम लोग फरवरी के महीने में जोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि लीप ईयर या अधिवर्ष वाली जो साल होती है उसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं, अन्यथा 28 दिन देखने को मिलते हैं। तो अतिरिक्त दिन जो है फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है और इस महीने में 28 दिन के स्थान पर अब
29 दिन होते हैं। तो यहां तक बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब यहां पर कुछ अतिरिक्त जानकारी दी गई है। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, पृथ्वी के बीचों बीच से जो रेखा जाती है उसको इक्वेटर लाइन या विषुववृत्त कहते हैं। इक्वेटर लाइन के ऊपर वाला हिस्सा यानी उत्तरी वाला जो हिस्सा है इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाला जो हिस्सा है इसको साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। और अभी आपने पढ़ा है कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई भी है। तो जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही होती है तब भी पृथ्वी का अक्ष जो है सदैव एक ही ओर झुका रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए, कभी भी पृथ्वी के दोनों गोलार्ध जो हैं सेम टाइम में सूर्य के सामने नहीं होते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो यहाँ पे बताया गया कि इसके कारण उत्तरी गोलार्ध 6 महीने सूर्य की ओर झुका रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इसी वजह से 6 महीने के लिए उत्तरी गोलार्ध और 6 महीने के लिए दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है। दोनों गोलार्ध सेम टाइम में सूर्य के सामने नहीं होंगे। और उस समय क्या होता है, उस समय जब उत्तरी गोलार्ध इसके सामने झुका होता है तो उस समय उत्तरी गोलार्ध का प्रत्येक स्थान सूर्य के प्रकाश में बेशक अधिक समय तक रहता है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं। वहीं इसके अपोजिट में, इसके विपरीत स्थिति में यानी दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, उस समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश कम भाग पर प्राप्त होता है। इसकी वजह से वहाँ पर दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती हैं। यानी आप यहाँ पर देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में उस समय ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है और उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में जो है शीत ऋतु का मौसम होता है। यानी जिस समय उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर होता है उस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में उस समय सर्दी होती है। देखिए, इसके अपोजिट में जब दक्षिणी गोलार्ध 6 महीने के लिए सूर्य के सामने होता है तो उस समय क्या होता है, उस समय दक्षिणी गोलार्ध के सभी स्थानों पर दिन बड़े होते हैं और वहां पर रातें छोटी होंगी। ठीक उसी समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सभी स्थानों पर दिन छोटे होंगे और रातें बड़ी होंगी। यानी कहने का मतलब क्या है, उस समय उत्तरी गोलार्ध में सर्दी पड़ेगी और दक्षिणी गोलार्ध में उस समय गर्मी होगी। तो यहां तक बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। यहां पर बताया गया है कि जब उत्तरी गोलार्ध 6 महीने के लिए सूर्य की ओर झुका होता है तो उस समय उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक रात नहीं होगी, 6 महीने तक क्या उत्तरी ध्रुव पर दिन रहेगा। और ठीक इसके विपरीत उसी समय दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने तक दिन नहीं होगा, उस समय दक्षिणी ध्रुव पर क्या होगा, 6 महीने तक रात रहेगी। देखिए, यहाँ पर आपके सामने जो डायग्राम लगाया गया है ये डायग्राम उत्तरी गोलार्ध के 6 महीने के लिए सूर्य के सामने वाली अवस्था का है। जिस समय पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है सूर्य के सामने होता है उस समय का डायग्राम ये वाला दिया हुआ है। और ये डायग्राम जो है तब का है जब पृथ्वी जो दक्षिणी गोलार्ध है ये सूर्य के सामने होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप अभी पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी का अक्ष जो है अपने कक्षीय लंब से 6.5 डिग्री का कोण बनाता है। यानी पृथ्वी अपने धुरी पर झुकी हुई है और झुके हुए होने की वजह से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सूर्य की जो किरणें आती हैं वो किरणें कहाँ तक आ रही हैं, यहाँ तक आ रही हैं, आगे तक आ रही हैं, यहाँ तक आ रही हैं। ठीक है, तो उस समय जब पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है सूर्य की ओर झुका है तो उस समय क्या होगा, उत्तरी ध्रुव पर केवल और केवल, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है आपका, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर केवल और केवल क्या होगा, यहाँ पर दिन ही दिन रहेगा, रात आएगी नहीं। ठीक उसी समय जब दक्षिणी ध्रुव, चूंकि ये तो आप देख पा रहे हैं अंधकार में है दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव होने की वजह से उस समय जो दक्षिणी ध्रुव होगा वो अंधकार में रहेगा। तो यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव पर उस समय 6 महीने तक रात रहेगी। और जैसे ही उस समय 6 महीने के बाद दक्षिणी गोलार्ध पृथ्वी का जो है सूर्य के सामने आएगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर दक्षिणी गोलार्ध का जो दक्षिणी ध्रुव है यानी ये वाला जो हिस्सा है ये सूर्य के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 महीने तक लगातार दिन रहेगा और उस समय फिर उत्तरी गोलार्ध वाले, उत्तरी ध्रुव वाले रीजन में 6 महीने तक रात रहेगी। ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो सिंपल सा डायग्राम है, इस डायग्राम को आप समझ के आप ये बात जान सकते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि इसके विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है तो दक्षिणी ध्रुव पर रात नहीं होगी और उत्तरी ध्रुव पर दिन नहीं होगा। आगे की बात बताई गई है कि केवल विषुवत व्रत पर ही दिन और रात की अवधि बराबर होती है, जो कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं। ये जो व्रत है आपका ये विषुवत व्रत है। तो विषुवत व्रत पर ही केवल दिन और रात की अवधि बराबर होती है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, यहाँ पर दिन रात की अवधि बराबर होती है। अन्यथा क्या होता है, सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के साथ साथ पृथ्वी पर विषुवत व्रत को छोड़कर अन्य स्थानों पर दिन और रात की स्थिति में परिवर्तन आता रहता है। विषुवत व्रत से जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की दिशा में दूर होते जाते हैं दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। जो बात मैंने अभी बोली वो बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ तक चीजें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे है सूर्य की लंबवत और तिरछी किरणें। जैसा कि आप सभी लोग अनुभव करते हैं, हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं कि दोपहर के समय सूर्य की किरणों से हमें अधिक गर्मी मिलती है। इसके विपरीत सुबह के समय यानी मॉर्निंग में और शाम के समय यानी कि इवनिंग में कम गर्मी हमें प्राप्त होती है। इसका कारण क्या है?
इसका कारण है सूर्य की लंबवत और तिरछी किरणें। यानी दोपहर के समय सूर्य की किरणें जो होती हैं वो लंबवत होती हैं, जबकि मॉर्निंग के समय और इवनिंग के समय सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। ठीक है, सूर्य की जो सीधी यानी कि लंबवत किरणें हैं ये पृथ्वी के छोटे भाग पर पड़ती हैं, इसलिए उस समय उनसे अधिक गर्मी प्राप्त होती है। यही कारण है कि हमें दोपहर के समय बहुत ज़्यादा गर्मी का आभास होता है, जबकि सुबह और शाम के समय क्या होता है, सूर्य की तिरछी किरणें जो होती हैं पृथ्वी के बड़े भाग पर पड़ती हैं, जिससे कि हमें कम गर्मी प्राप्त होती है। तो आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में और इवनिंग में हमें सूर्य की कम गर्मी प्राप्त होती है। तो यहाँ तक ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अब यहाँ पर ऋतु चक्र दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करती है। तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने की वजह से पृथ्वी पर 4 ऋतुएं आती हैं। इन 4 ऋतुओं में वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु होती है। तो चित्र में 3-3 महीने के अंतर पर पृथ्वी की 4 स्थितियां दी गई हैं, और पृथ्वी की ये जो स्थितियां हैं इनकी तिथियां लगभग निश्चित हैं, और इन सभी स्थितियों में पृथ्वी का जो अक्ष है सदैव एक ही दिशा में झुका रहता है, यानी ये कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं पृथ्वी की ये चारों जो अवस्थाएं हैं ये कब कब आती हैं और इनके विपरीत की अवस्था में क्या क्या होता है। तो यहां पर सबसे पहले दी गई है 21 जून को पृथ्वी की स्थिति। देखिए 21 जून की स्थिति में उत्तरी ध्रुव जो है ये सूर्य की ओर झुका होता है, और सूर्य की किरणें उस समय विषुवत से 13.5 डिग्री उत्तर में अर्थात कर्क वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि 21 जून को पृथ्वी का जो कर्क वृत्त है इस पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती हैं, और दोपहर में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही होती हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध में अच्छी खासी मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है, यानी यहाँ पर गर्मी का सीजन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में उस समय सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही होती हैं, और वहाँ पर दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं, और उस समय दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु यानी सर्दी का मौसम होता है। पृथ्वी की ये जो अवस्था है इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। तो ये तो हो गई 21 जून को पृथ्वी की स्थिति। अब एक सेकंड स्थिति है, यह है 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को पृथ्वी की स्थिति। तो 22 दिसंबर की स्थिति में दक्षिणी ध्रुव जो है ये सूर्य की ओर झुका होता है, और उत्तरी ध्रुव जो है सूर्य की ओर झुका नहीं रहता है। सूर्य की किरणें जो है विषुवत वृत्त के दक्षिण में 13.5 डिग्री अर्थात मकर वृत्त पर यानी मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इस समय क्या होता है, इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं, वहाँ पर रातें छोटी होती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में अच्छी खासी मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में उस समय ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का सीजन होता है। ठीक इसके अपोजिट उत्तरी गोलार्ध में उस समय शीत ऋतु यानी सर्दी का मौसम होता है। तो पृथ्वी की ये जो अवस्था है इस अवस्था को दक्षिण अयनात कहते हैं, यहाँ पे बताया गया है। एक अगली अवस्था आ जाती है यहाँ पर 23 सितंबर वाली, 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी की स्थिति वाली। देखिए 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य की किरणें दोपहर के समय विषुवत वृत्त पर यानी इक्वेटर लाइन जो है उस पर लंबवत पड़ती हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल साल में 2 बार, एक तो 23 सितंबर को और दूसरा 21 मार्च को, जो सूर्य की किरणें हैं ये इक्वेटर लाइन पर सीधी सीधी पड़ती हैं। और इस समय क्या होता है, इस समय दोनों ध्रुवों पर भी सूर्य की किरणें पड़ती हैं। यानी यही वो समय है जिस समय दोनों ध्रुवों पर क्या है, एक साथ सूर्य की किरणें पड़ती हैं। यही दो दिन हैं जिनमें सूर्य की किरणें दोनों ध्रुवों पर पड़ती हैं। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के दोनों गोलार्धों के ठीक आधे भाग प्रकाशित हो रहे होते हैं। यानी कि इन 2 तारीखों को पृथ्वी के दोनों जो गोलार्ध हैं ये दोनों गोलार्धों के ठीक आधे भाग प्रकाशित हो रहे होते हैं। इन दोनों तिथियों को सारे संसार में दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर को और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। इस अवस्था को विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को क्या है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, सर्दी की स्टार्टिंग होने लगती है, शरद ऋतु होती है, और उस समय दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु स्टार्ट होती है। वहीं 21 मार्च को इसकी विपरीत दशा होती है। 21 मार्च को क्या होता है, 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, और उसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो पृथ्वी का यहाँ पर परिक्रमण का साइकिल दिखाया गया है, कब कब क्या क्या होगा। जैसे यहाँ बताया गया उत्तर अयनात में, उत्तर अयनात वाली अवस्था होगी तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शीत ऋतु होगी। जैसे ही फिर आगे आएंगे तो 23 सितंबर को क्या होगा, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु स्टार्ट हो जाएगी, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, बसंत ऋतु स्टार्ट हो जाएगी। आगे पृथ्वी जाएगी तो 22 दिसंबर को जब दक्षिण अयनात में पहुंचाएंगे तो दक्षिण अयनात में पहुंचने के साथ उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु सर्दी का सीजन स्टार्ट हो जाएगा, और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का सीजन होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका दक्षिणी ध्रुव जो है सूर्य की ओर हो गया है। अब फिर से आ जाते हैं 21 मार्च को यानी विषुव वाली स्थिति में।
तो विषुव में क्या होगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव जो है यानी उत्तरी गोलार्ध जो है, यहाँ पे वसंत ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी। तो यहाँ तक बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।